आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसे ऐतिहासिक आंकड़े से करते हैं जो मुझे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के पूरे सफर को बस एक पल में समेट लेता है। बिल्कुल, और वो आंकड़ा सच में बहुत कुछ कहता है। हाँ, तो जब मैंने ये डेटा देखा मैं सच में हैरान रह गई। वर्ष 1950-58 में जब हमारा देश बस एक नई शुरुआत कर रहा था, तब भारत का कुल विदेशी व्यापार केवल 1214 करोड़ रुपए का था। जो उस समय के हिसाब से ठीक ठाक था, मतलब एक शुरुआत थी। हाँ, एक शुरुआत थी, लेकिन अगर हम आज की बात करें, मतलब 2021-22 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो ये व्यापार बढ़कर 77,19,796 करोड़ रुपए हो चुका है। ये महज कुछ शून्यों की वृद्धि नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत विशाल छलांग है। एकदम सही। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत ने खुद को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा कैसे बनाया है। चलिए इसे समझते हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण कोई अर्थशास्त्र की क्लास नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम दुनिया को क्या बेचते हैं, क्या खरीदते हैं और हमारे बंदरगाह और हवाई मार्ग कैसे इस पूरे व्यापार की रीढ़ बने हुए हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि अगर हम वैश्विक व्यापार के कुल आयतन को देखें तो उसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 1% के आसपास ठहरती है। सिर्फ 1%? सुनने में तो ये बहुत कम लगता है। सतह पे देखने से ये 1% बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन जब हम विश्व की अर्थव्यवस्था के इस पूरे जटिल तंत्र को देखते हैं तो हमारी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब ये 1% भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जी बिल्कुल। ये 1% विश्व के कई प्रमुख उद्योगों के लिए आप कह सकते हैं कि जीवन रेखा का काम करता है। हमारी नीतियां, हमारे बाजार की विविधता और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार, इन सब ने हमें एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां दुनिया के कई बड़े देश अपनी औद्योगिक जरूरतों के लिए हमारी तरफ देखते हैं। तो इसी बदलती तस्वीर को समझने के लिए अगर हम भारत के एक्सपोर्ट बास्केट मतलब हमारे निर्यात की सूची को देखें तो मुझे एक बहुत ही स्पष्ट बदलाव नजर आता है। आज़ादी के शुरुआती दशकों में तो हम पूरी तरह से खेती पर निर्भर थे, है ना? हाँ, तब हमारा पूरा निर्यात मुख्य रूप से कृषि और उससे जुड़े कच्चे माल पर ही टिका हुआ था। लेकिन आज विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग का बोलबाला है। मैंने जो आधिकारिक डेटा देखा 2021-22 के अनुसार हमारे कुल निर्यात में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 67.8% हो चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। ये साफ दिखाता है कि हम सिर्फ कच्चा माल बेचने वाले देश से आगे बढ़कर उस कच्चे माल में वैल्यू एडिशन करने वाले देश बन चुके हैं। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी हैरान करती है, कृषि और काजू जैसे हमारे जो पारंपरिक सामान थे, उनके निर्यात में गिरावट आई है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे की भू-राजनीतिक और आर्थिक ताकतों को समझना बहुत जरूरी है। ये गिरावट सिर्फ हमारी घरेलू नीतियों का परिणाम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है, विशेष रूप से चीन से। हाँ, चीन और अन्य पूर्वी एशियाई देशों से। उन्होंने एक बेहद आक्रामक मूल्य निर्धारण, मतलब बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग और बड़े पैमाने पर उत्पादन की रणनीति अपनाई है। इस वजह से वैश्विक बाजार में हमारे पारंपरिक उत्पादों के लिए अपनी जगह बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। मतलब उनकी उत्पादन लागत इतनी कम है कि हम पारंपरिक चीजों में उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को इतना सुव्यवस्थित कर लिया है कि वे बहुत कम लागत पर दुनिया भर में माल पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा ने हमें कुछ नया करने पर मजबूर भी तो किया है। भले ही पारंपरिक कृषि उत्पादों में कमी आई है, लेकिन ताजे फल, समुद्री उत्पाद और फूलों की व्यावसायिक खेती जिसे फ्लोरीकल्चर कहते हैं, इनकी निर्यात में भारी उछाल आया है। सही कहा आपने। हमने उन क्षेत्रों की ओर रुख किया जहां हमारी भौगोलिक विशेषज्ञता हमें एक बढ़त दिला सकती थी। और मणि रत्नों और आभूषणों का भी तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे निर्यात में। हम दुनिया भर से कच्चा सोना या बिना तराशे हुए हीरे लाते हैं। हमारे कुशल कारीगर उन्हें तराशते हैं और फिर हम उन्हें भारी मुनाफे के साथ वापस बेच देते हैं। यह शुद्ध रूप से कौशल आधारित मूल्यवर्धन का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन निर्यात की यह तस्वीर जितनी उत्साहवर्धक है, हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था का दूसरा पहलू, मतलब हमारा आयात, उतनी ही जटिलता प्रस्तुत करता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम 1950 और 60 के दशक की बात करें तो उस समय भारत में खाद्यान्न की भारी कमी थी। हम भारी मात्रा में खाने पीने की चीजें आयात करते थे। हाँ, उस समय हमारा आयात मुख्य रूप से हमारे अस्तित्व को बनाए रखने पर केंद्रित था।
हमें आबादी का पेट भरने के लिए अनाज चाहिए था और औद्योगिक ढांचा खड़ा करने के लिए बुनियादी मशीनरी पश्चिमी देशों से मंगानी पड़ती थी। लेकिन फिर 1970 के दशक की हरित क्रांति ने इस पूरी कहानी को बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया। हरित क्रांति ने खाद्यान्न आयात के उस दुष्चक्र को पूरी तरह से रोक दिया। हम पहली बार इस स्थिति में आए कि हमें अनाज के लिए विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ी। पर फिर 1973 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब पलट दिया। जी, 1973 का वैश्विक ऊर्जा संकट। उस कच्चे तेल की कीमतों के ऐतिहासिक उछाल के बाद से पेट्रोलियम हमारी आयात सूची के शीर्ष पर आकर बैठ गया। और आज पेट्रोलियम सिर्फ ईंधन नहीं है। हाँ, ये उद्योगों के लिए कच्चा माल भी है। बिल्कुल। पेट्रोकेमिकल उद्योग, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स और सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स के लिए ये सबसे बुनियादी कच्चा माल है। ऊर्जा सुरक्षा के बिना तो विकास हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारी आयात सूची में एक और चीज है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी हम खाद्य तेलों का इतनी बड़ी मात्रा में आयात क्यों करते हैं? 2021-22 में हमने 1,41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खाद्य तेल आयात किए। ये वास्तव में एक बड़ा सवाल है। खाद्य तेलों का ये आयात एक संरचनात्मक विसंगति को दर्शाता है। हुआ ये कि हम गेहूं और चावल के उत्पादन में तो सरप्लस हो गए, लेकिन तिलहन यानी तेल पैदा करने वाली फसलों के उत्पादन में हम अपनी घरेलू मांग के हिसाब से नहीं चल पाए। और इसके साथ ही भारी मात्रा में सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का आयात भी तो बहुत अधिक है। जी हाँ। हालांकि रत्नों का एक बड़ा हिस्सा हम तराश कर निर्यात कर देते हैं, लेकिन सोने का एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार है। ये पूंजी को फंसा देता है, और जब हम इन सभी आयातों का मूल्य जोड़ते हैं तो वो हमेशा हमारे निर्यात से अधिक हो जाता है, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा कहते हैं। 2021-22 के आंकड़े ही देख लें तो यह घाटा -14,25,753 करोड़ रुपए था। लेकिन अर्थशास्त्र में ये व्यापार घाटा हमेशा कोई नकारात्मक बात नहीं होती। एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा और मशीनरी मंगाना स्वाभाविक है। यह भविष्य के लिए निवेश है। बिल्कुल। अब अगर हम अपनी व्यापारिक दिशाओं को देखें कि हम व्यापार किससे कर रहे हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा व्यापार एशिया और आसियान देशों के साथ होता है। उसके बाद यूरोप और उत्तरी अमेरिका का नंबर आता है। तो इन सब का क्या मतलब है? सरकार आगे क्या करने वाली है? देखिए, सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना किया जाए, और इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे आयात उदारीकरण, करों में कमी और डी लाइसेंसिंग। भारत खुद को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अधिक गहराई से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये सब तभी संभव है जब हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हो, मतलब हमारे बंदरगाह और हवाई मार्ग। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, पर जब मैंने भूगोल को ध्यान से देखा तो एक बहुत ही रोचक बात पता चली। हमारे पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर अधिक बंदरगाह हैं। इसके पीछे बहुत स्पष्ट भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण है। अरब सागर का जो तट है वो प्राकृतिक रूप से कटे फटे और गहरे बंदरगाहों के लिए अधिक अनुकूल है, और मध्य पूर्व या यूरोप के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उसी तरफ से गुजरते हैं। मुंबई बंदरगाह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना? वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। जी, मुंबई ने दशकों तक व्यापार का मुख्य भार उठाया है, लेकिन जब वहां कंटेनरों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसका दबाव कम करने के लिए ही पास में नाहवा शेवा बंदरगाह बनाया गया, जिसे आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं, और ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। बिल्कुल। इसके अलावा गुजरात का कांडला बंदरगाह है, जिसे अब दीनदयाल पत्तन कहा जाता है। विभाजन के बाद कराची पोर्ट पाकिस्तान चला गया था, तो उत्तर भारत की जरूरतें पूरी करने के लिए कांडला को विशेष रूप से पेट्रोलियम और उर्वरक के लिए विकसित किया गया। पश्चिमी तट की कहानी तो समझ आती है, लेकिन पूर्वी तट पर चुनौतियां बहुत अलग हैं। विशाखापट्टनम और कलकत्ता की बात करें तो वहां तो प्रकृति ने ही मुश्किलें खड़ी की हुई हैं। पूर्वी तट पर नदियां बहुत ज्यादा गाद यानी सिल्ट लाकर समुद्र में जमा करती हैं। प्राकृतिक रूप से गहरे बंदरगाह मिलना मुश्किल है। विशाखापट्टनम तो एक लैंडलॉक्ड यानी भूमि से घिरा बंदरगाह था। हाँ, और मैंने पढ़ा कि उसे समुद्र से जोड़ने के लिए ठोस चट्टानों और बालू को काटकर एक चैनल बनाया गया। ये इंजीनियरिंग का कितना अद्भुत काम है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ कोलकाता है, जो समुद्र के किनारे नहीं बल्कि हुगली नदी पर है। इसे हमेशा गाद जमा होने की समस्या से जूझना पड़ता है। पानी की गहराई बनाए रखने के लिए लगातार ड्रेजिंग करनी पड़ती है।
और दक्षिण में कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये स्वेज कोलंबो मार्ग के पास है। वहीं चेन्नई पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन वहां उथले पानी की समस्या है जिससे बहुत बड़े जहाज नहीं आ पाते। इन बंदरगाहों की सफलता एक और चीज पर बहुत निर्भर करती है, जिसे हिंटरलैंड या पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। मतलब बंदरगाह के पीछे के जो राज्य या इलाके हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। एकदम सही। कोई भी बंदरगाह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे का इलाका आर्थिक रूप से सक्रिय न हो। उदाहरण के लिए गोवा का मार्मागांव बंदरगाह, जहां कोंकण रेलवे ने पूरा गेम बदल दिया। हाँ, कोंकण रेलवे बनने से इस बंदरगाह की पहुंच महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के अंदरूनी इलाकों तक हो गई। कनेक्टिविटी ने इसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। समुद्री रास्ते तो भारी सामान के लिए ठीक हैं, लेकिन भारी सामान तो समुद्र से जाता है। महंगी और जल्दी खराब होने वाली चीजों का क्या? उनके लिए तो जहाज बहुत धीमे हैं। यहीं पर वायु परिवहन यानी एयरबेस की भूमिका आती है। ये बहुत महंगा है, इसलिए इसका उपयोग कम मात्रा में होता है, लेकिन मूल्य के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में वर्तमान में 25 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्षेत्रीय स्तर पर जो बदलाव हो रहा है वो ज्यादा दिलचस्प है। आप उड़ान योजना की बात कर रही हैं? हाँ, उड़ान योजना 2017 से इसके तहत 73 कम सेवा वाले हवाई अड्डों को चालू किया गया है और इसमें 9 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे भी शामिल हैं। ये कनेक्टिविटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहा है। बिल्कुल। अब छोटे शहरों का उद्यमी अपना महंगा सामान सीधे बड़े कार्गो हब तक घंटों में पहुंचा सकता है। तो आज के इस पूरे डीप डाइव से ये स्पष्ट होता है कि भारत का व्यापार सिर्फ कुछ सामानों की खरीद फरोख्त नहीं है, ये हमारे देश की बदलती ज़रूरतों और हमारी आर्थिक ताकत का आईना है। हम खाद्यान्न मांगने वाले देश से एक प्रमुख विनिर्माण और पेट्रोलियम रिफाइनिंग हब बन गए हैं। एक बहुत ही सटीक सारांश है ये। और जाते जाते श्रोताओं को सोचने के लिए एक विचार जरूर छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बताइए। चूंकि भारत का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में अपनी व्यापार हिस्सेदारी को दोगुना करना है और हम लगातार आयात कम करने यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो भविष्य में ऐसी कौन सी नई स्वदेशी वस्तुएं या तकनीकें होंगी जो पूरी तरह से आयातित चीजों की जगह ले लेंगी? जैसे कि हम खाद्य तेल या इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी पूरी तरह खुद बना पाएंगे? और क्या इससे हमारी आयात निर्यात की तस्वीर पूरी तरह पलट जाएगी? ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। सोचने वाली बात है कि क्या हम भविष्य में अपना व्यापार घाटा खत्म कर पाएंगे? श्रोताओं, आप इस बारे में जरूर सोचेगा। उम्मीद है कि आज के इस गहन विश्लेषण से मिली जानकारी आपको भविष्य की आर्थिक चर्चाओं में काम आएगी। आज के लिए बस इतना ही।